नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे और संधि का जो भाग प्रथम हमने पूरा किया। स्वर संधि के 5 भाग हमने पढ़े और आज हम संधि के भाग संख्या 2 को यानी दूसरे भेद को हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि से। तो संधि का जो दूसरा भाग है व्यंजन संधि, उसको हम पढ़ेंगे। संधि का दूसरा भाग व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा बिल्कुल आसान सी है। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल। व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन संधि कहलाती है। यानी व्यंजन के साथ स्वर का या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन संधि होती है। या पहले स्वर हो और उसके बाद व्यंजन हो तो भी वह व्यंजन संधि होती है। और धन का जो निशान है उससे पहले व्यंजन हो और उसके बाद व्यंजन हो तो वह संधि भी व्यंजन संधि होती है। यह हमने सीखा है। व्यंजन के बाद व्यंजन हो, व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन वर्ण हो तो वह व्यंजन संधि होती है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के नियमों की। तो व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं। हम 4 ही नियमों से व्यंजन संधि को हल करेंगे। तो देखिए, व्यंजन संधि का बिल्कुल आसान सा हमारे पास जो नियम हैं जो हमें याद करने हैं, आसान तरीके से हमें इस संधि को हल करना है। तो देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। कोई भी वर्ण हो, पहले प्रथम नियम को हम सीख रहे हैं। प्रथम वर्ण यानी पहला वर्ण उसके बाद धन का निशान और उसके बाद कोई स्वर हो या ये वे रे ले हो या फिर तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो। यानी तीसरा वर्ण उसके बाद प्रथम वर्ण के बाद हमारे पास क्या हो, स्वर हो या फिर ऊष्म वर्ण या फिर अंतस्थ वर्ण या ये वे रे ये हो या ले हो या फिर तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो। तो प्रथम वर्ण, ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद अगर तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा वर्ण हो या फिर स्वर हो या य रे लवय हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का यानी प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे पहले नियम में। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे दिक् धन का निशान और अंबर। तो हम पहले वर्ण के बाद देख रहे हैं स्वर है, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो यह बनेगा दिक् कै हलंत और उसके बाद अंबर। तो यह वर्ण सम्मेलन होकर के बनेगा दिगंबर। इसी प्रकार हम एक और दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे सत्य प्लस धन का निशान जिसे हम कहते हैं आचार। सत्य और धन का निशान आचार। तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो यह वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेंगे। उसके बाद तय का तीसरा वर्ण द और आग की जो मात्रा है द में मिलेगी, तब होगा यह पूर्ण और यह बनेगा
सदाचार। तो हमने ये पढ़ा कि प्रथम वर्ण के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, या फिर य रे ल हो या स्वर हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का होगा। ये तीसरा वर्ण दूसरी वर्ग का नहीं होगा। जैसे क है प्रथम वर्ण, तो क का तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग का होगा ग। इसी प्रकार अगर च हो तो अपने ही वर्ग का यह तीसरा वर्ण होगा। जैसे तीसरा वर्ण च का च, छ और ज होगा। तो इसी प्रकार प्रथम वर्ण ट है, वह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण ड होगा। तो इस प्रकार से अगर प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या स्वर हो, य व र ल हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। ये हमने पढ़ा प्रथम नियम। अब हम दूसरा नियम यह पढ़ रहे हैं। अगर पहला वर्ण हो, दूसरा नियम हम पढ़ेंगे प्रथम वर्ण हो और उसके बाद हम यह पढ़ रहे हैं कि प्रथम वर्ण हो पहले, दूसरा नियम पढ़ेंगे प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण तो पहले नियम में आ गया। अब ये बात ये है पांचवा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो। अगर प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण हो तो क्या होगा, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। यानी पहले वर्ण के बाद प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, प्रथम वर्ण के बाद ये पहला वर्ण है, पहले वर्ण में क, च, ट, त, प ये आती हैं। क, च, ट, त, प ये प्रथम वर्ण में आती हैं। इन वर्णों के बाद धन का निशान है, उससे पहले प्रथम वर्ण हो और उसके बाद पंचम वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण होगा। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, पंचम वर्ण होगा। हम ये पढ़ रहे हैं दूसरे नियम में कि अगर प्रथम वर्ण हो और प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम पांचवा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, पांचवा वर्ण होगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं, वाक और धन का निशान, उसके बाद मय, वाक मय, तो ये प्रथम वर्ण है। उसके बाद ये पंचम वर्ण है मैं, पांचवा वर्ण है मैं। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, पांचवा वर्ण होगा। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा ग में, किसमें, ग में, और यह बनेगा वांगमय, वांगमय, वांगमय। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी नियम का। जैसे सट और धन का निशान, सट और धन का निशान, तो उसके बाद मास, सट धन मास, तो ये ट प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण होगा और यह होगा ट का पंचम ण और यह बनेगा मास। इस प्रकार ये संधि होकर के बनेगी षणमास। इसी प्रकार हम दूसरा नियम हल करते हैं और इसके बाद हम तीसरा नियम ये देखते हैं। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, पर हमने 4 नियमों को ध्यान में रख करके इस व्यंजन संधि को पहचानेंगे, देखेंगे। तो हमारा तीसरा नियम है, धन के निशान से पहले कोई स्वर हो, धन के निशान से पहले क्या हो, कोई स्वर हो। अगर पहले कोई स्वर हो और उसके बाद छ हो, अगर धन का जो निशान है उससे पहले स्वर हो और उसके बाद छ हो, उसके बाद छ हो, तो च का आगम होगा। आगम का अर्थ है बीच में च आ जाएगा, च का आगम होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर धन का निशान हो और धन के निशान से पहले स्वर हो, ई या ऊ हो, तो छ जो आगे आएगा उससे पहले और स्वर के बीच में च आ जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे हल करते हैं। जैसे उदाहरण
देखते हैं हम, जैसे वी और धन का निशान और उसके बाद छेद, वी और धन का निशान और छेद। तो हमारे पास यह जो वर्ण है वह में जो ई की मात्रा है हम देखते हैं, वह में जो ई की मात्रा है वी और उसके बाद छह है, यानी वह में जो ध्वनि है, वह में जो ध्वनि किसकी ई की है, तो उसके बाद छह है। तो पहले है स्वर, तो यानी छः से पहले अगर स्वर हो, हम सीख रहे हैं कि अगर छः से पहले स्वर हो और छः से पहले स्वर हो और बाद में अगर छः हो, तो हम सीखेंगे कि बीच में किसका आगम होगा, च का आगम होगा। तो वी छेद का बनेगा, वी च का आगम और छेद, विच्छेद। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं, अनु धन का निशान और छेद। तो हमने ये सीखा है कि पहले क्या हो, स्वर और उसके बाद हो छः, तो बीच में आगम होगा च का। तो हम इसको करेंगे अनु और छः से पहले च का आगम, हलंत च का और आगे है छेद। तो ये हमारा तीसरा नियम बिल्कुल आसान सा है। अगर स्वर से पहले स्वर हो उसके बाद छ हो तो च का आगम होगा। यह हमारा तीसरा नियम बिल्कुल आसान सा है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा जो अपना नियम है बिल्कुल आसान सा। अगर कोई उदाहरण हो बीच में उसमें क्या हमें देखे, ताकि हमें बिल्कुल आसानी से पता चले कि यह कौन सी संधि है। तो कोई उदाहरण होगा उसमें डबल च आएगा, उसमें क्या आएगा, डबल च आएगा, डबल ज आएगा और ट ये आएगा। अगर जहाँ कहीं पर भी दो च हो, दो ज हो या डबल ट हो, यानी दो ट हो या फिर दो न हो या फिर डबल ल हो, बिल्कुल आसान सा नियम है हमारा पांचवा। सबसे आसान तरीका पहचानने का ये है व्यंजन संधि का। और करना क्या है हमें, जहाँ पर हलंत ज च इस प्रकार से अगर जहाँ कहीं पर भी आए तो च डबल च होगा, जो हलंत च होगा जिसको हम आधा कहते हैं। हलंत जो च है, हलंत कोई भी वर्ण है, उस हलंत व को हटा दो, उस हलंत वर्ण को हम हटाएंगे और उसके स्थान पर त लिखेंगे। बिल्कुल आसान सा नियम। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, सज्जन, तो इसमें डबल ज है, तो डबल ज है, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे। तो जो ज हलंत हमें दिख रहा है यहाँ पर, ज जो हलंत है ज और उसके बाद है जन और इधर है स, तो जो ज हलंत है उसको हटा दो और उसके स्थान पर त लिख दो। बिल्कुल आसान नियम हो गई हमारी संधि सज्जन की, संधि विच्छेद हो गई। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे तल्लीन, ये हमारा उदाहरण है। तल्लीन हमें दिख रहा है डबल ल, इस डबल ल को हम देखेंगे तो जो हलंत ल है उस हलंत ल को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर त लिख देंगे। वैसे तय और दय का नियम बहुत सारे नियम है, तय दय के बाद यह हो तो यह हो जाएगा। हमें नियम एक ही याद रखना है, बिल्कुल आसान सा नियम रखना है हमें याद। जहाँ डबल च हो, जहाँ डबल ज हो, जहाँ डबल ट हो, जहाँ डबल न हो, जहाँ डबल ल हो, तो जहाँ डबल हो उस डबल को यानी हलंत ल को, च को, ज को, न को हटा दो और उसके स्थान पर तय लिख दो, अपनी संधि बन जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगी। तो तल्लीन की संधि विच्छेद क्या होगी, तत् और उसके बाद लीन। इसी प्रकार हम और उदाहरण को भी हल कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं उज्ज्वल, हम इस उदाहरण को हल करेंगे। जहां डबल ज दिखाई दे रहा है, हलंत ज उसको हटा दो, बिल्कुल आसान सा नियम।
और जो जय है उसके स्थान पर लिख दो तय उत, और आगे हमारा शब्द बचा जबल, तो ये संधि हो गई उत, धन का निशान जबल। बिल्कुल आसान सिख संधि है। व्यंजन संधि के 4 ही नियम हैं। इन 4 नियमों को हम हल करेंगे आसान तरीके से। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, पर आपको 4 ही नियमों के माध्यम से व्यंजन संधि की आसान तरीके से समझाई गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह व्यंजन संधि समझ में आई है। 4 ही नियम है, इन नियमों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।